नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव में खबरों में शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर रहेगी जिसमें बात करेंगे यूपी में मदरसों को लेकर एक बड़ा आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। वो क्या आदेश है और क्या बाइफरकेशन होंगी इस आदेश के बाद, वो आपको विस्तार से बताएंगे। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, एमईए ने साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में यह साफ कर दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता तब तक भारत की तरफ से पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। विस्तार से इस पर भी बातचीत करेंगे। सिंदूर अब न्याय का पर्याय है, ये बांसुरी स्वराज ने कहा है और ये कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था। और बांसुरी स्वराज ने विदेश में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलते हुए ये सब बातें कही हैं जो सर्वदलीय डेलीगेशन भारत ने बाकी देशों में पाकिस्तान की या फिर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भेजे गए हैं, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है। इधर जो जासूस हैं हमारे देश के अंदर, उनको गिरफ्तार करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वाराणसी से एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ जारी है और ज्योति मल्होत्रा के बाद एक एक कर बहुत सारे जासूसों को फिलहाल पुलिस ने या फिर एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अभी फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ये दायरा कितना बढ़ेगा, कितने और लोग इसके संपर्क में होंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के ओखला में कई घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस कुछ ऐसे घर हैं जो अवैध रूप से या जो इलीगल तरीके से बनाए गए हैं, उनको हटाने का वहां पर निर्देश जो है वो जारी किया है, नोटिस जारी किया है। तो चलिए अब जरा न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर मदरसों को लेकर एक नया आदेश सरकार की तरफ से सामने आया है। और इस आदेश में सरकार ने क्या कहा है वो आपको बताएंगे। यूपी में मदरसों को लेकर एक नया आदेश है और शासन ने मदरसा शिक्षकों की नई भर्ती पर रोक लगा दी गई है। यानी जो नए शिक्षक हैं इसमें भर्ती नहीं हो सकते जब तक ना इनका एलिजिबल क्राइटेरिया देखा जाए, इनकी क्या पढ़ाई है, इनकी क्या वैधता है, उसके बाद ही इन्हें मदरसों में जगह दी जाएगी। उस तक ये इनकी नियुक्ति वहां पर मना कर दी गई है, खासतौर पर मदरसों के अंदर। और मदरसा शिक्षकों की योग्यता का नए सिरे से निर्धारण होगा, यानी उन्हें तय किया जाएगा उनकी कितनी योग्यता है, उनकी कितनी कुशलता है, वो कितने क्रेडिबल हैं या नहीं है, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद ही मदरसे में इनको टीचर्स को वहां पर जो है वो नियुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से कामिल व फाजिल की डिग्री और असंवैधानिक होने पर शासन ने रोक लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह खुद रोक लगाई है। इसमें 2 लोगों की फर्जी डिग्री पाई गई थी और फर्जी डिग्री पाने के आधार पर कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और इसके बाद अब यह सीधा आदेश है कि जब तक कोई नया क्राइटेरिया या कोई नई चीजें या कोई नया जो एक प्रोसेस होता है टीचर्स के लिए वो तय नहीं होगा, उसके पहले वहां पर किसी भी टीचर की नियुक्ति नहीं होगी, किसी भी मदरसे में टीचरों की नियुक्ति नहीं होगी। तो फिलहाल इसको लेकर लगातार वहां पर इसकी पारदर्शिता को लेकर वहां पर किस तरह की पढ़ाई, किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को किस दिशा में लिया जा रहा है, क्या बच्चों को पर्याप्त जो एक देश के अंदर इस देश के तंत्र में शिक्षा होती है उसके तहत होती है या नहीं, इसी पर हमारे साथ रजा अब्बास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। रजा, मदरसों को सीधा ये निर्देश है, आदेश है कि भाई तब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी जब तक उनकी योग्यता को चेक नहीं किया जाएगा, जब तक नहीं उनकी एबिलिटी को चेक किया जाएगा तब तक कोई भी नया शिक्षक इसमें जो है वो नहीं लिया जा सकता। देखिए, कामिल और फाजिल जो है एपेक्स डिग्री होती है मदरसा बोर्ड की। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड जो सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, उस बोर्ड के माध्यम से शिक्षा जो है उसका पैटर्न तय किया जाता है। एनसीईआरटी की किताबें इंक्लूड की गई हैं और मदरसा बोर्ड जो है वो सरकारी व्यवस्था है एडेड मदरसों को संचालित करने का, और जो एडेड नहीं है उनको भी, यानी रूल रेगुलेशंस पहले से तय हैं। मगर फाजिल और कामिल को असंवैधानिक डिग्री करार दे दिया था उत्तर प्रदेश शासन ने, जिसको लेकर बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि वो असंवैधानिक नहीं है, यानी वो डिग्रियां वैलिड है। अब दूसरी बात यह है कि कोई भी योग्यता अभी तय नहीं की गई है, अभी रोड मैप सरकार तैयार करेगी, उस हिसाब से नियुक्तियां होंगी, क्योंकि फाजिल और कामिल की तमाम नियुक्तियां जो हैं वो इनवैलिड कर दी थी सरकार ने। लिहाजा अब नए सिरे से फिर से रूल रेगुलेशंस बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को रूल
रेगुलेशन जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई नई नियुक्ति किसी भी मदरसे में नहीं होगी। लिहाजा अब सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, वो किस तरह से रूल रेगुलेशंस एलिजिबिलिटी का चार्ट बनाती है जिसकी वजह से जो वैकेंट सीटें हैं उसको भरा जा सके। इसका मुख्य दायरा क्या है रजा? शीतल, का जो एक ट्रांसपेरेंसी है उसमें कितना बदलाव उसके बाद देखिए देखा जा सकता दायरा है? इसका तो बहुत एक्सपेंड है और सब ऐसी बात है मदरसे को लेकर, उसके संचालन रूप को लेकर सरकार बहुत ज्यादा एग्रेशन में थी और उस पर कई जांचें, कई मदरसे इनवैलिड नजर आए थे जिसको ध्वस्तीकरण का आदेश किया गया, खासतौर पर नेपाल के बॉर्डर पे। मगर सबसे अहम चीज यह है कि मदरसे को संचालन करने के लिए जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो मदरसा बोर्ड है जो सरकार संचालित करती है, एक IAS बैठता है जो चेयरपर्सन होता है, एक मदरसा बोर्ड का चेयरपर्सन होता है जो रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है, ये सब तय करते हैं किस तरह से मदरसा बोर्ड चलेगा। मगर अब एलिजिबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को निर्धारित की गई है, जो मिनॉरिटी वेलफेयर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कि वो तय करें, क्राइटेरिया तय करें, शासन तय करे, प्रस्ताव पास करे कैबिनेट में किस तरह से अब नई नियुक्तियां होंगी, क्योंकि पुरानी नियुक्तियों पर अंकुश लगाते हुए इनवैलिड कर दिया था सरकार ने, जिसको लेके बहुत से लोगों ने वहां पर रिट दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाजिल और कामिल की डिग्री को असंवैधानिक नहीं कहा है, उन्होंने कहा है संवैधानिक है, ये डिग्रियां ली जा सकती हैं। अब लिहाजा उस पैटर्न ऑफ इंटरव्यू और पैटर्न ऑफ रिक्रूटमेंट्स को, जिसके कहेंगे नियुक्तियों को किस तरह सरकार निर्धारित करती है, उसका रूल रेगुलेशन कैसे तय करती है, ये आने वाला कल बताएगा। क्या संभवतः एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया जा सकता है इन टीचर्स के लिए, इन अध्यापकों के लिए जिन्हें मदरसों में नियुक्त किया जाना है या किया जाएगा आने वाले समय में? क्या लगता है, क्या बाउंड्रीज रह सकती हैं, क्या कंडीशंस रह सकती हैं? देखिए जाहिर सी बात है, ये तो अभी कहना बिल्कुल ही जो है सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार क्या तय करती है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन की बात की है मदरसे में, NCERT की किताबें भी चलती हैं, यानी दूसरे सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो गए, जो रिलीजियस बुक के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी इंक्लूड किए गए। यहाँ पे उर्दू पढ़ाई जाती है, अरबिक पढ़ाई जाती है, पर्शियन पढ़ाई जाती है, अब मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। अब उस हिसाब से अपॉइंटमेंट होंगे। ये नई प्रणाली है, नए सिस्टम से अब तय करना है सरकार को किस तरह से अपॉइंटमेंट होंगे, क्योंकि वहां पे मदरसा बोर्ड से जो डिग्रियां मिलती हैं, जो एपेक्स डिग्रियां लेके आते हैं, उन्हीं को एलिजिबल करके नियुक्तियां करके उन्हीं की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजाबाद से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में बड़ा फैसला, और जब तक एक टीचर के अंदर योग्यता नहीं पाई जाएगी तब तक वो मदरसे में उसे नहीं किया जा सकता। अब जरा आगे बढ़ेंगे, सीधे आपको छत्तीसगढ़ लिए चलेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने रायपुर छत्तीसगढ़ में, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और इस प्रक्रिया के साथ जो एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आगे बढ़ते हुए जो शहीद हैं, हमारे देश के जवान, हमारे देश के सुरक्षा तंत्र, जो इस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। यार वो फोटोग्राफर को हटवाओ यार, सामने जा रहा है। मोनिका, वो फोटोग्राफर को हटने बोलना, सामने सामने आ रहा है, पीछे जाके बोलना, पीछे खींचने भाई, हम लोग भी तो
थोड़ा सा सर लेके आएंगे तो बन जाएगा विजुअल सर जी। थोड़ा सा पीछे कर लीजिए बस इसके बराबर। सामने से हट जाइएगा। सर सामने से हट जाइएगा थोड़ा सा। ठीक है ठीक है। फोटो आगे मत आइए। फोटो तो आप देख रहे हैं ये अंतिम यात्रा इस शहीद की, जहां पर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए थे, वहां पर शहीद हुए थे और उसी को अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि सरकार की तरफ से भी दी जा रही है। तो ये 21 मई को अलबाड़ में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में। वहां पर वीरता दिखाते हुए, वहां पर शौर्यता दिखाते हुए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, शहीद हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पर कई नक्सलियों को भी मार गिराया है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे विदेश मंत्रालय की, क्योंकि विदेश मंत्रालय लगातार पाकिस्तान को और ऑपरेशन सिंदूर हो या पीओके हो, उसको लेकर बड़े बयान दे रही है और भारत ने पाकिस्तान को फिर से कड़ा संदेश दिया है। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं होगा, ये एमईए ने कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ कभी नहीं बह सकता, क्योंकि सिंधु जल समझौते के बाद, इसको रद्द करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने ये कहा था कि हमें पानी छोड़ दीजिए, लेकिन भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद और पानी या फिर जो इस तरह की चीजें हैं, ट्रेड हो, व्यापार हो, बाकी अन्य चीजें हो, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी दो देशों के बीच होता है, वो किसी भी कीमत पर नहीं होगा जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद आतंकियों की शरण में, आतंकियों के जनाजों में पाकिस्तान के बड़े नेता और बड़े वहां के जो आर्मी चीफ्स हैं उन्होंने शिरकत की। उससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। लेकिन एमईए ने भी ये साफ कर दिया है। एक तरफ विदेशों में हमारे जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो लगातार पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एमईए, हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनके विदेश जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि सिंधु जल संधि भी स्थगित रहेगी। इसमें कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं कि हम सिंधु जल जो स्थगित किया गया है उसको वापस उसी तरह से दिया जाए जैसे पहले दिया जा रहा था। और यह फिलहाल भारत सरकार ने साफ कर दिया। इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में किया हुआ है, और इसके साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार कहा है। साथ ही साथ विदेश प्रवक्ता जो हैं उन्होंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा है। वार्ता में हमने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था, उसके आगे मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये बात आपके सामने रख दूं कि ये 3 जो मुद्दे हैं भारत पाकिस्तान पे, उस पे हमारा क्या पक्ष है। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, 2 पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहाँ तक बायलैटरल डिस्कशन, 2 पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इलीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको
जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। जहाँ तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को ख़त्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। इशी ऑन योर क्वेश्चन। तो आपने सुना, एमईए की तरफ से साफ कर दिया है कि बात और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी, क्योंकि जिसमें भारतीय जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, उस कब्जे को हटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और ये बहुत जल्द होगा, ये साफ कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के बरेली की होगी, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर है। बरेली में नगर निगम कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये देखिए, बरेली से बड़ी जानकारी। सब्जी विक्रेता के ऊपर पलट दी कीचड़ की गाड़ी। बड़ी जानकारी है, सब्जी विक्रेता के ऊपर कीचड़ की गाड़ी जो है वो डाल दी पेड़ की छांव में। ये सब्जी विक्रेता सो रहा था, सिल्ट में दबकर सब्जी विक्रेता की दर्दनाक मौत हो गई है। इतनी बड़ी लापरवाही नगर निगम की तरफ से, और ये नगर निगम के कर्मचारियों ने लापरवाही को अंजाम दिया है। वहां पर सब्जी विक्रेता सो रहा था, उसके ऊपर जो कीचड़ की गाड़ी है वो पलट दी। उन्हें पता नहीं था या जानबूझकर किया, यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कीचड़ की गाड़ी को जब उनके ऊपर पलटा तो वहां पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। पूरी खबर में आपको बताऊंगा। सुनील कुमार प्रजापति के ऊपर नाले से जो निकाली गई गंदगी थी या जो ट्रॉली थी वो पूरी तरह से वहां पे पलट दी गई। नाली की सिल्ट में दबकर गरीब सब्जी विक्रेता की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे नगर निगम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सब्जी विक्रेता की मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। इसी खबर पर रुपेंद्र कुमार संवाददाता बरेली से जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर आपके पास? ये बहुत बड़ी लापरवाही नगर निगम की तरफ से सामने आई है। बिल्कुल शीतल, देखिए बताना चाहूंगा, बरेली में ये बहुत बड़ा मामला है कि इस तरह की जो ट्रालियां हैं, जो ठेकेदार हैं, इस तरह की गंदी हरकत कर रहे हैं। एक व्यापारी है जो सुनील कुमार प्रजापति नाम का, छतरीपुर मोहल्ले का मामला है, थाना बारादरी क्षेत्र लगता है। वहां पर वो अपनी सब्जी बेच रहा था। सब्जी बेचते बेचते जो है उसे नींद आ गई, है ना। नींद आते ही जो कचड़े की गाड़ी जो भरी हुई थी कैसे वहां पलट दी गई। बड़ा सवाल बनता है कि रोड किनारे कचड़ा डालने की जगह अलग होती है, कीचड़ भी डालने की जगह अलग होती है, लेकिन वहां सब्जी विक्रेता के ऊपर किस तरह से ये कीचड़ पलटी गई है। कीचड़ इतनी भारी थी, एक ट्राली भर के जो था तो भारी में वो वहीं पर जो लेटा हुआ था वो सो गया सब्जी विक्रेता, और उसकी दर्दनाक वहीं पर मौत हो गई है मौके पर। अब फिलहाल देखने वाली बात तो यह है कि शीतल, कि इस तरह की हरकत की गई है, ये जानबूझ के की गई है या किसी तरीके से गलती के कारण हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि वहां पर जो है कचरा डालने की जगह नहीं थी। जी शीतल। रुपेंद्र, क्या इसमें छानबीन शुरू हो गई है, और अगर हुई है तो प्रारंभिक जांच में अभी तक क्या सामने आया है? देखिए, अभी तक अगर शीतल हम बात करें कार्रवाई की, तो कार्रवाई की बात अभी ठेकेदार जो उनका जो ट्रालियां को जो ठेकेदार है नगर निगम का, उसके ऊपर फिलहाल बारादरी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अब देखना ये होगा कि उसके 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उनका भरण पोषण के लिए नगर निगम क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल जो है नगर निगम के कर्मचारी जो है, जो अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी है, वो इसमें जो है निपटाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने सबका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुपेंद्र। ये जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। रुपेंद्र फोन लाइन पर बने हुए, लेकिन ये बड़ी लापरवाही, सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, कैसे आखिर इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इस पर अब धीरे धीरे पुलिस जब जांच करेगी तो चीजें सामने आएंगी। इधर मैं यूएई की बात करूं, एक तरफ भारत में विदेश प्रवक्ता ने सीधे पाकिस्तान को लताड़ा है और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि आप पीओके की जमीन को खाली कीजिए, और दूसरी तरफ भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बाकी अन्य देशों में गए हुए और वहां से सीधे पाकिस्तान को खुली चुनौती दी जा रही है और पाकिस्तान को बेनकाब करने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। पाकिस्तान की हर वो हरकत, हर वो गतिविधि जो भारत के खिलाफ वो पिछले कई समय से करते आए हैं, उन परतों को वहां पर धीरे धीरे खोला जा रहा है। और इसी कड़ी में यूएई में भारत ने पाक को जमकर लताड़ा है। कहा दुनिया करे पाकिस्तान की खुलेआम निंदा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की निंदा दुनिया में होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकी प्रायोजित देश है, जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है या जहां पर आतंकियों को बढ़ावा दिया जाता है। आतंकियों की उपज, आतंकियों का जन्म जहां से होता है, उस देश की किसी भी कीमत पर निंदा होनी चाहिए। यह अपील भारत ने यूएई में की है। सिंदूर
अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं बल्कि ये न्याय का पर्याय बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इसका जिक्र राजस्थान के बीकानेर से किया था और आज बांसुरी स्वराज जो इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है, दिल्ली से वो सांसद हैं और उन्होंने ये बड़ी बातें वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से जब उन्होंने बातचीत की उस समय कही है और सीधे ये कहा है कि पाकिस्तान को निंदा होनी चाहिए, हर मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निंदा होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है या आतंकवादी भारत में आकर जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े हमलों को अंजाम दे रहे हैं, जो टैक्टिक यहां पर आतंकियों ने आजमाया है उसका यह सीधा संकेत है कि वैश्विक मंच पर इस आतंकवाद के साये को फैलाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। एक और बड़ी खबर, रूस पहुंचा एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। देखिए, रूस भी पहुंच चुका है। डीएमके सांसद कनिमोझी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो इस पूरे डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। रूस, स्लोवेनिया, ग्रीस, लताविया और कुछ देश इनमें शामिल है जहां पर यह प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा। डीएमके के जो सांसद हैं वो इसके नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे प्रतिनिधिमंडल का। कुल मिलाकर 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं, 51 नेता इसमें शामिल हैं, 58 कुल मिलाकर इसमें लोग हैं, जो 7 से 8 राजदूत भी इसमें रखे गए हैं और अलग अलग पार्टियों के जो सांसद हैं उनको इसमें रखा गया है। एक सर्वदलीय तौर पर इन डेलीगेशंस को भेजा गया है। इससे सीधा यह संकेत दिया है कि भारत एकजुट है। भारत भले ही अंदर पॉलिटिकली डिवाइड हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। एक साथ भी पार्टियां मिलकर, एक साथ सभी राजनेता मिलकर आतंकवाद का और किसी भी दुश्मन देश का मुकाबला कर सकते हैं। और ये कुछ तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये उसी प्रतिनिधिमंडल की हैं, उसी डेलीगेशन की हैं जो अभी रूस पहुंचा हुआ है। इनका रूस के साथ साथ स्लोवेनिया या बाकी जो अन्य देश हैं वहां पर भी पहुंचेंगे। ग्रीस इसमें शामिल है, लातविया और स्पेन भी इसमें शामिल है। ये 4 से 5 देश हैं जिसमें ये प्रतिनिधिमंडल घूमेगा और उनको पाकिस्तान की असलियत बताई जाएगी। ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ निंदा होनी चाहिए। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों को या जो एक टेरर ग्राउंड बनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, इसका खतरा न सिर्फ भारत को बल्कि भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी देश हैं उनको हो सकता है, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल 5 देशों का ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मॉस्को से एक होटल में पहुंचा। ये दल रूस, स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का दौरा कर रहा है। वहां पर उनको पाकिस्तान की असलियत के बारे में बताया जा रहा है। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। वाराणसी से एक जासूस को गिरफ्तार किया है और इन जासूसों की गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं। क्रम में इन जासूसों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपने सुना होगा ज्योति मल्होत्रा, एक बड़ा नाम जो यूट्यूबर हैं, उन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया। उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने लगी और अब वाराणसी से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 600 ऐसे पाकिस्तानी नंबर मिले हुए हैं, मोबाइल नंबर 600 सिर्फ पाकिस्तान के नंबर थे। और यह बताया जा रहा है कि एक सैनिक की पत्नी के साथ वहां पर एक जो पाक सेना का अधिकारी है उसकी पत्नी के संपर्क में था और खुफिया जानकारियों को भारत से पाकिस्तान पहुंचाता था। न सिर्फ जानकारियां देता था बल्कि भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे स्पॉट्स को भी उसने शेयर किया है जो भारत के प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिसमें लाल किला हो, बाकी अन्य बहुत सारे ऐसे फोटोज, ऐसे पिक्चर्स हैं जो इसने शेयर किए, जो अभी तक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल इसके साथ पूछताछ जारी है। एटीएस ने ये पाकिस्तान के जासूस को गिरफ्तार करके एक बड़ी सफलता हासिल की है और इससे जब धीरे धीरे आगे जांच होगी, इससे पूछताछ होगी, तो पूछताछ के बाद इसका जो दायरा है, इसकी जो जड़ें हैं या जड़ों से ऊपर जो इसकी टहनियां हैं वो कहां तक है वो पता लगेगा। इन जगहों पर हमले की कोशिश की गई है। एटीएस ने वाराणसी से मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार किया है, जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। यूपी एटीएस ने गुरुवार को वाराणसी से पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार करने का काम किया है। इसके साथ क्या जानकारियां इससे जुड़ी हुई हैं, वो हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के एक अफसर की पत्नी से 4 महीने तक ये संपर्क में रहा है, 4 महीने तक। और आप अंदाजा लगाइए 4 महीने में इस शख्स ने कितनी सारी इंफॉर्मेशंस को लीक किया होगा, खुफिया इंफॉर्मेशंस को लीक किया होगा। तुफैल वाराणसी में नवापुरा, आदमपुरा का रहने वाला है, नवापुरा का रहने वाला है, जो एक इलाका वाराणसी के अंदर आता है। और वहीं से ये किसी अधिकारी की पत्नी के संपर्क में आया
और व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये संपर्क में आया और संपर्क के साथ साथ इसने भारत की कई तस्वीरों को वहां तक शेयर भी किया है। पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक लबैक के नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद से भी खतरनाक हैं, जो हथियार लेकर आतंकवादी घूमते हैं, उनसे भी खतरनाक ये लोग हैं जो अंदर से देश को खोखला कर रहे हैं। तहरीक लबैक के नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप इसने किया है और बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे फोटोज इस शख्स ने शेयर किए हैं और इसने भारत की कई जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम किया है। इस जासूस को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता मिली है। गजवाए हिंद करने, बाबरी मस्जिद का बदला लेने और भी कई सारी चीजों का बदला लेने के लिए इसने ये जानकारियां वहां तक पहुंचाई है। बाबरी मस्जिद का बदला लेने की कोशिश, भारत में शरीयत लागू करने से जुड़े मैसेज शेयर किए थे, यानी शरीयत लागू करने के से जुड़े जो मैसेज हैं वो भी इसने भारत से पाकिस्तान शेयर किए हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसी खुफिया जानकारियां हैं वो इसने पाकिस्तान के अधिकारियों तक या पाकिस्तान के अधिकारियों से जुड़े लोग हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके साथ दिल्ली से लेकर वाराणसी तक के अहम स्पॉट की तस्वीरें भी इसने शेयर की हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली को भी इसने अपने कैमरे में कैप्चर किया है और न सिर्फ कैप्चर किया है बल्कि कैप्चर करके इन तस्वीरों को पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम किया है। दिल्ली का राजघाट हो, रेलवे स्टेशन हो, जामा मस्जिद हो या फिर लाल किला हो, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहां के इन्होंने पिक्चर्स क्लिक किए और उसके बाद पाकिस्तान तक पहुंचाने का कोशिश और पहुंचाने का प्रयास किया है। अब जबकि पूछताछ चल रही है, एटीएस ने गिरफ्तार किया है और भी नाम इससे जुड़े हो सकते। निजामुद्दीन औलिया की तस्वीरें शेयर की, यह भी एक बड़ा गुनाह है और फिर से एक तस्वीर को शेयर किया गया है। काशी के नमो घाट और ज्ञानवापी से जुड़े कंटेंट भी पाकिस्तानी नंबरों पर शेयर किए हैं। न सिर्फ जो पहले मैंने आपके सामने नाम रखे बल्कि काशी के नमो घाट और ज्ञानवापी से जुड़े कंटेंट भी पाकिस्तानी नंबरों पर शेयर किए हैं, वहां की स्थिति को शेयर किया है। तो इसी को लेकर फिलहाल वाराणसी से इस पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने यह गिरफ्तारी की है और इस गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ लगातार जारी है, क्योंकि ये नंबर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई ना कोई बड़ा सुराग हर दिन मिल रहा है। इन जासूसों का जो नेटवर्क है वो बढ़ रहा है और ऐसे में ये चिंता व्यक्त की है कि अगर देश में ही ऐसे जासूस होंगे या इस तरह के देश के खिलाफ काम करेंगे, इंटरनेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे, तो इनसे कैसे निपटा जाएगा। भविष्य में ये बहुत बड़ा खतरे के रूप में उभर सकते हैं। यूपी से एक और बड़ी खबर, जहां पर पीलीभीत में धर्म परिवर्तन हुआ है। बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे और इस बड़ी खबर से जुड़ी पूरी जानकारी भी आपको बताएंगे। क्या मामला है। यूपी के पीलीभीत में 3000 सिखों का धर्म परिवर्तन हुआ है। देखिए, धर्मांतरण मामले के बाद इलाके में तनाव भी देखने को मिल रहा है और मामले में डीएम ने तत्काल जांच के आदेश भी जारी किए पीलीभीत के अंदर, क्योंकि वहां पर 3000 सिखों का धर्म परिवर्तन हुआ है। धर्मांतरण मामले के बाद इलाके में खूब तनाव भी देखने को मिल रहा है कि आखिर कैसे ये धर्म परिवर्तन हुआ है और कहां से कहां की तरफ हुआ है। मामले में डीएम ने तत्काल जांच के आदेश भी जारी किए हैं। पादरी पैसों के लालच में ये धर्म परिवर्तन जो है वो करवाया जा रहा है। कुछ पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन वहां पर करवाया जा रहा है। सिख समुदाय के लोगों के ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने चार्ज लेते ही इस मामले में तत्काल जांच के आदेश भी जारी किए हैं। भारत नेपाल सीमा से सटे पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र में सिख समुदाय के लगभग 3000 से अधिक लोगों के कथित तौर पर ईसाई धर्म में जबरन जो है वो धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद ये तनाव बना हुआ है और इसमें फिलहाल जिला अधिकारी ने संज्ञान लिया और तुरंत वहां पर अपना जो मोर्चा है वो संभाला और इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। नवागत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने चार्ज लेते इस मामले को गंभीरता से लिया है। ऋतिक द्विवेदी संवाददाता पीलीभीत से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ऋतिक, क्या पूरा मामला है, क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल शीतल, बताना चाहूंगा ये भारत नेपाल सीमावर्ती इलाका है। बताया जा रहा है वहां पर थाना मांडूटांडा के टाटागंज एक गांव है जो नेपाल सीमा से सटा हुआ है। वहां पर लगातार जो धर्मांतरण है उसका
जो मामला है वो चल रहा है, लगातार चीजें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है करीबन 3000 सिखों का धर्मांतरण भी कराया गया है और बताया जा रहा है कि नेपाल से नेपाल से जो पादरी हैं वो उस साइड से आ रहे हैं। इनके सहयोगी जो है वो हरियाणा और पंजाब साइड से आकर बरगला रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सिख समाज के लोग हैं उन्हें निशाना सीधे बनाया जा रहा है। ऐसे 160 परिवार भी हैं जो सिख से ईसाई बन चुके हैं और इनकी जो लिस्ट है वो डीएम एसपी को भी सौंपी गई है। हालांकि डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि जो सिख कमेटी है उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत करी थी, क्योंकि बताया गया था कि 160 परिवार की जो सूची है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची है। मामले में निष्पक्ष जांच की भी बात कही जा रही है। हालांकि कुछ सिख ऐसे भी हैं जिनने वापसी भी कर ली है। लगातार जो सिख समुदाय के लोग हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और एक थाना मांडो टांडा है, वहां पर भी ये धर्मांतरण को लेकर एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें 8 नामजद और 40 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जी ऋतिक, किस उद्देश्य के साथ ये धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन वहां पर हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है या सिर्फ और सिर्फ ये पैसों का ही मामला है, पैसों की लालच? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं किस प्लान के तहत ये काम किया जा रहा है ये जरूर सवाल बना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो निशाना बनाया जा रहा है वो सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं लोगों को लालच दिया जा रहा है कि उनकी सरकारी नौकरी लगवाई जाएगी, सरकारी योजनाएं दी जाएंगी, कुछ रुपए का भी लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन किस प्लान के तहत ये काम किया जा रहा है ये जरूर बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋतिक, ये जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, साझा की। एक और बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र दौरे पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे। महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दाड़वा अनाज मंडी में महर्षि कश्यप जयंती पर यह कार्यक्रम तय किया गया है और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करने वाले हैं। आज ये कुरुक्षेत्र का दौरा खुद मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और क्योंकि महर्षि कश्यप की जयंती भी है, इसको लेकर वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का हिस्सा खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही लाडवा अनाज मंडी में ये महर्षि कश्यप जयंती पर कार्यक्रम जो है वो किया गया है। लाडवा अनाज मंडी में ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें जो आकर्षण का केंद्र है वो खुद मुख्यमंत्री आज बनने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, आज कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्योंकि आज महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम है। वहां पर जो आयोजन किया गया है, इसका आयोजन लाडवा अनाज मंडी में किया गया है जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। वहां पर यह कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है। हो सकता है वहां पर लोगों से भी बातचीत नायब सिंह सैनी की तरफ से की जा सके। इधर राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली के ओखला में कई घरों को ध्वस्त करने का नोटिस भी जारी किया है और ये एक और बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली जहां पर ओखला में कई घरों को ध्वस्त करने का ये नोटिस आया है। सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा हुआ है, यानी इलीगल तरीके से वहां पर इसको बनाया गया है। जो भी वहां पर ढांचे बने हुए हैं उनको ध्वस्त करने का यहां पर नोटिस सामने आया है। नोटिस जारी करने के बाद मकान ध्वस्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और नोटिस में लोगों को 15 दिन का समय दिया है, यानी 15 दिन का समय वहां पर तय किया गया है कि आखिर अगले 15 दिन आपके पास हैं। 15 दिनों में आपने वहां पर इन घरों को खाली करना होगा, इन जो ढांचे वहां पर बने हुए हैं उनको खाली करना होगा। उसके बाद आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये वहां पर निर्णय लिया गया है। ओखला का ये पूरा मामला, ओखला का पूरा इलाका जहां पर सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा हुआ है, यानी जो सिंचाई इरिगेशन डिपार्टमेंट है वहां पर अतिक्रमण किया गया है, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के ओखला में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए अधिकारियों की ओर से कई घरों को ध्वस्त करने का नोटिस सामने आया है। प्रशासन की ओर से इस संबंध में प्रभावित घरों के सामने नोटिस चिपका दिए गए हैं, जिसमें सभी को अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं और ये कदम 8 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद उठाया गया है। इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण को कानून के अनुसार ओखला गांव में अवैध तरीके से बनाए गए निर्माण को ध्वस्त करने को कहा गया है।
ये नोटिस 22 मई को जारी किया गया है, यानी कल के दिन जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी को सूचित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से संबंधित जमीन पर ओखला खिजर बाबा कॉलोनी में अतिक्रमण किया गया है। इस जमीन पर बने घर और दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से इलीगल हैं, अवैध हैं और इन्हें अगले 15 दिनों में हटा दिया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि नोटिस में दिए गए समय के बाद भी ये अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आने वाले दिनों में इन इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बुलडोजर यानी पीला पंजा वहां पर चलते हुए नजर आ सकता है अगर 15 दिन तक इन्हें हटाया नहीं गया। ओखला के जामिया नगर और आसपास के कई कॉलोनियों में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इन इलाकों में लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कई मंजिला घर बनाए हैं, उनका निर्माण किया है। इसमें कई अवैध ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन पर बने हुए हैं, जिसके बाद अब इन अवैध कब्जों को भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में लोगों को 15 दिन का ये समय दिया गया है। चलिए, ताबिश कमाल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, ताबिश से जरा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये नोटिस जारी किया है, असली तस्वीर उस इलाके की क्या है, क्या हकीकत है और क्या फसाना है, ये तमाम चीजें जानना जरूरी है। ताबिश, क्या वहां पर इस पूरे मामले के पीछे की कहानी है? जो 15 दिन के लिए समय दिया है, नोटिस जारी किया है कि आप जल्द से जल्द वहां पर खाली कीजिए, नहीं तो वहां पर ध्वस्त किया जाएगा। शीतल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ओखला के अंदर अतिक्रमण बेहद ज्यादा हो गया था और सिर्फ ओखला की बात नहीं है, पूरी अगर दिल्ली की बात की जाए तो पूरी दिल्ली के अंदर अतिक्रमण की जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो बद से बदतर हो गई है। हाल ही में दिल्ली के कई इलाकों के अंदर बुलडोजर चला है और ये बुलडोजर चलने की सबसे बड़ी वजह ये रही है कि दिल्ली के अंदर बरसात का मौसम आने वाला है, तो कई नालों पर और कई ऐसे इलाके जहां पर पानी का जो जल भराव होता था। हालांकि ये जो ओखला वाला मामला है ये पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से 15 दिन का नोटिस दिया गया है और डीडीए अपनी जमीन जगह जगह से खाली करा रही है। अब बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी खास तौर से उन इलाकों को टारगेट कर रही है जहां से बीजेपी को वोट नहीं मिला है, जबकि यह पूरा मामला कहीं ना कहीं जो जुड़ा हुआ है ये अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष योगिता सिंह हमारे साथ है। मैडम, आरोप है कि आप लोग अतिक्रमण जहां उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहां से आप लोगों को वोट नहीं मिला है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और मुझे ऐसा मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट में विषय पहले से चल रहा था। ये उसका फैसला अब आया है और फैसला आने से पहले जब कोई कोर्ट में चीज चल रही है तो उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है। हाँ, अतिक्रमण जरूर हटना चाहिए। आम जनता भी चाहती है कि अतिक्रमण हटे, क्योंकि जब अतिक्रमण इतना ज्यादा हो जाता है, वहां पे कल को कोई हादसा भी हो, अगर कोई आग लग जाए तो आप उस आग को भी बुझा नहीं सकते। आप देखिए कि कितनी बुरी तरह तंग उस एरिया को कर दिया गया है और सरकार ने वहां पे 15 दिन का नोटिस दिया है और लोगों को वहां से हटने के लिए। और चाहे नाले हो चाहे कहीं और जगह जहां अतिक्रमण इतना ज्यादा हो गया है कि लोग ही सुरक्षित नहीं रह सकते, तो उसको हटना ही चाहिए। अच्छा, आप लोग बार बार एक तर्क दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कई इमारतें गिरी हैं और ये इमारतें सिर्फ अतिक्रमण की वजह से गिरी हैं, या ये इमारतें जो गिरी हैं ये इसलिए गिरी हैं कि उन पे ज्यादा मंजिलें बनाई गई हैं जो बिना नक्शा पास कराई गई थी। आप लोगों का तर्क ये है, तो क्या पूरी दिल्ली में इस तरह का ड्राइव हमें देखने के लिए मिलेगा? देखिए, बिल्डिंग जो भी खतरनाक हो, क्योंकि बिल्डिंग कहाँ खतरनाक हो जाती है, जहां अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है। एक सेट पैरामीटर है कि 17 मीटर की हाइट तक ही बिल्डिंग को बनाना है, पर बहुत सारी जगह जहां अनऑथराइज्ड एरिया जिसको आप कहते हैं, वहां पे सारे नॉर्म्स को तोड़ के जब ये काम होते हैं, उसी के कारण हादसे होते हैं। और उन अगर हादसों को हमें बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है, तो मुझे लगता है कि हमको ये कदम उठाना है। सरकार अपनी सरकारी जमीनें खाली कराएगी, ये स्पष्ट मैसेज है अब आप लोगों की तरफ से। देखिए, सरकार हर जमीन को खाली नहीं कर रही है, समझिए बात को। जहां पे आपत्ति हो रही है, जहां पे अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि आप लोगों की जान ही चली जाएगी अगर वहां कल को आग लग गई। दूसरा, अगर कहीं पे नाले पे अगर झुग्गियां बनी हुई हैं, तो आप मुझे बताइए कि अगर नाला नहीं बहेगा, नाले को पानी नहीं जाने के लिए मिलेगा, तो अल्टीमेटली नुकसान कहां होगा? पूरी जनता का होगा। फिर उस जनता को बचाने के लिए
जिस जिस अतिक्रमण को हटाने की जरूरत पड़ेगी वो हटाया जाए। देखिए शीतल, ये पूरी तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि अतिक्रमण, देखिए अतिक्रमण को लेकर के बीजेपी का एजेंडा भी था। बीजेपी ने जिस वक्त चुनाव लड़ा, 27 साल के बाद सत्ता में लौटी, तो बीजेपी ने स्पष्ट किया था कि दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए, स्मूथ ट्रैफिक चलाने के लिए हमें ये कदम उठाने होंगे। हालांकि ओखला का मामला थोड़ा डिफरेंट इसलिए भी है चूंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश ओखला के लिए आया, दिल्ली की कई झुग्गी झोपड़ी हटाई गई है। हाल ही के दिनों में दिल्ली के कई इलाकों के अंदर, खास तौर से दिल्ली के ऐसे इलाके की झुग्गी झोपड़ी हटाई गई हैं जो नालों पर बसी हुई झुग्गी झोपड़ियां थी, जो ऐसी जगह से जहां पानी की निकासी हो सकती थी उन पर लोगों ने झुग्गी झोपड़ियां बना ली थी, या ऐसे इलाके जहां पर पानी का जल भराव ज्यादा हो जाता था। ओखला का जो मामला है, चूंकि वो इसलिए ज्यादा सुर्खियों में है, खासतौर से शाहीन बाग की वजह से ओखला का मामला बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में उठा है, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं है। दिल्ली के कई इलाकों में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हमें देखने के लिए मिल रही है। शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से बने हुए थे और ओखला के इलाके में नोटिस जारी किया है, 15 दिनों तक का ये खाली करना होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर यमुना की सफाई को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में देखिए, यमुना की सफाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पिछले कई सालों से यमुना के मुद्दे को वहां पर राजनीतिक मुद्दा भी बनाए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी यमुना की सफाई को लेकर इस चुनाव से पहले सामने रखा था और बड़े स्तर पर इस मुद्दे को बनाया गया, भुनाया गया, और अब जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में लगभग 27 साल के बाद सत्ता में आई तो यमुना की सफाई को लेकर बड़े स्तर पर यह बैठक होने जा रही है, हो गई है, और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज व्यवस्था पर बैठक हुई है। यानी यमुना की सफाई होगी, इसके साथ साथ वहां पर पेयजल हो या साथ साथ सीवेज हो, यानी जो पानी है उसकी निकासी, सड़कों में जल भराव हो जाता है जब बारिश होती है तो वहां पर बिल्कुल भी तस्वीरें बदल जाती हैं, सड़कें तालाब की शक्ल में वहां पर कन्वर्ट हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ये भी दिल्ली में अपने आप में बड़ा मुद्दा है। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से या केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इस बैठक में विशेषकर दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर चर्चा की है, बातचीत की है। सभी इसमें बाकी अन्य लोग भी शामिल हुए, कुछ अधिकारी भी, इससे संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आखिर दिल्ली की यमुना को कैसे साफ किया जा सकता है, दिल्ली की यमुना को कैसे यमुना बनाया जा सकता है जिसमें जहां पर गंदगी भरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे त्योहार भी हैं जो यमुना के किनारे मनाए जाते हैं, छठ पूजा हो या बाकी ऐसे बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं दिल्ली के अंदर जो वहां पर मनाए जाते हैं। तो इसों को ध्यान में रखते हुए यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है किसी भी सरकार के लिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2014 के आसपास जब वहां पर चुनाव हुए थे तो इस मुद्दे को सामने रखा था और कहा था कि करेंगे। उसके बाद जो अगले चुनाव हुए उसमें भी ये कहा कि अगर इस बार नहीं हुआ तो आप हमें वोट मत देना। ऐसा ही कुछ हुआ 2025 में जब चुनाव हुए तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाया गया आम लोगों की तरफ से और बीजेपी को मौका दिया गया। बीजेपी को यह मौका लगभग 27 साल बाद मिला और इसी को लेकर अब इस यमुना की सफाई को लेकर अब फिलहाल जो हलचल है वो तेज हो गई है। फिलहाल एक और बड़ी खबर जम्मू से, जहां पर शहीद सिपाही गायकर संदीप को श्रद्धांजलि दी गई है। किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में वीर गति को प्राप्त हुए थे संदीप। कल जो मुठभेड़ हुई थी, आतंकियों के साथ मुठभेड़ में ये शहादत पाई हुई है। किश्तवाड़ के इलाके में कल सुबह से ही ये मुठभेड़ जो है वो देखने को मिल रही थी और इस मुठभेड़ के दौरान इन्होंने अपनी जांबाजी दिखाते हुए, इन्होंने अपना दमखम दिखाते हुए वहां पर शहादत प्राप्त की है। ये तस्वीरें आपके सामने, शहीद सिपाही संदीप गायकर को श्रद्धांजलि दी गई, सेना के दायरे में रहकर ही दी गई और सेना के बड़े अधिकारियों ने वहां पर जो एक प्रक्रिया होती है हर समय जब भी सेना का होता है तो एक पूरी प्रॉपर प्रक्रिया के तहत इनको श्रद्धांजलि दी जाती है, क्योंकि ये हमारे देश की रक्षा के लिए और देश की सुरक्षा कवच के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं।
एक और बड़ी खबर है, सुकमा में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ का मामला फिर से सामने आया है। मुठभेड़ में एक नक्सली को फिर से मार गिराया गया है, एक और नक्सली मारा गया है। कोबरा बटालियन का एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है। बड़ी अपडेट है, 2 घायल जवानों को रायपुर रेफर किया गया है। आतंकवाद का मामला, नक्सलवाद का मामला, जिस पर जीरो टॉलरेंस का जो एक नीति है उस पर काम हो रहा है। सुकमा में पुलिस नक्सलियों के बीच फिर से मुठभेड़ हुई। फिलहाल इसमें एक नक्सली तो मारा गया, लेकिन एक हमारा कोबरा बटालियन का जवान भी शहीद हुआ है। इसके अलावा कुछ जवान घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है ताकि उनका उपचार वहां पर हो, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पर हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए जम्मू कश्मीर में लगातार जो है वो अभियान चलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो या कर्नाटक का इलाका हो, वहां पर इन नक्सलियों को खदेड़ने के लिए, इनका सफाया करने के लिए एक डेडलाइन जो है वो तय की गई है। उसी को लेकर ये कार्रवाई वहां पर हो रही है। चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमा।